टेक्निक्स ऑफ मैनेजरियल कंट्रोल। इसमें हम डिस्कस करेंगे मैनेजरियल कंट्रोल की टेक्निक्स के बारे में। ट्रेडिशनल टेक्निक हो सकती हैं जो मैनेजर्स कंट्रोलिंग के लिए अपनाते हैं, और मॉडर्न टेक्निक्स हो सकती हैं। मतलब मैनेजर्स कंट्रोलिंग करने के लिए डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स जो अपनाते हैं वो दो हिस्सों में बढ़ सकती हैं, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। ट्रेडिशनल टेक्निक ऐसी टेक्निक्स होती हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा लंबे समय से यूज में हैं और अभी भी उनका यूज होता है। इनमें डायरेक्ट सुपरविजन, ऑब्जर्वेशन, स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट, ब्रेक इवन एनालिसिस, बजटरी कंट्रोल एटसेट्रा आते हैं। मॉडर्न टेक्निक्स वो टेक्निक्स हैं जिनका ओरिजिन रिसेंट में हुआ है और मैनेजमेंट लिटरेचर में वो कंपैरेटिवली न्यू हैं। इनमें आती हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रेशियो एनालिसिस, रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, मैनेजमेंट ऑडिट, पार्ट एंड सीपीएम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एटसेट्रा। अब एक एक करके हम डिफरेंट टाइप की जो टेक्निक्स हैं उनको समझते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट सुपरविजन एंड ऑब्जर्वेशन। ये ओल्डेस्ट टेक्निक है कंट्रोलिंग की। इसमें जो मैनेजर होता है वो डायरेक्टली सुपरवाइज करता है और ऑब्जर्व करता है अपने सबॉर्डिनेट को काम करते समय। इसमें मैनेजर को फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलती है, मतलब वो स्वयं इंफॉर्मेशन लेता है कि क्या चल रहा है। ये एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाती है एम्प्लॉयज के ऊपर कि जब वो काम कर रहे हैं तो उनको देखा जा रहा है, तो इसलिए वो ज्यादा अच्छे तरीके से काम करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में जब वर्कर्स काम करते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए स्टैटिस्टिकल टूल्स का उपयोग किया जाता है। एवरेज, परसेंटेज, रेशियोज, कोरिलेशन, रिग्रेशन एटसेट्रा, इन सब का यूज करके ये देखा जाता है कि परफॉर्मेंस कैसी है। ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस भी कंट्रोलिंग की एक टेक्निक है। इस टेक्निक में कॉस्ट, वॉल्यूम और प्रॉफिट में जो रिलेशनशिप होता है उसकी स्टडी की जाती है। मेनली इसका पर्पज ये होता है कि अगर कोई संस्था काम करे तो जो डिफरेंट लेवल होगा एक्टिविटीज पे, उन डिफरेंट लेवल्स पे संस्था की कॉस्ट क्या होगी, वॉल्यूम कितने वॉल्यूम पे कॉस्ट क्या होगी और प्रॉफिट क्या होगा, यह देखा जाता है। ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है प्रोडक्शन के जिस लेवल में संस्था को ना लाभ हो ना हानि हो। मतलब बीईपी इज द लेवल एट विच द ऑर्गेनाइजेशन इज अर्निंग नो प्रॉफिट एंड इनकरिंग नो लॉसेस। ब्रेक इवन पॉइंट को कैलकुलेट किया जा सकता है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन सेल्स प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सेल्स प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट अगर करेंगे तो यहाँ पे जो अमाउंट बच जाती है उसको कहते हैं कंट्रीब्यूशन। इसको एक साधारण से एग्जांपल से समझ सकते हैं, बहुत अच्छी टेक्निक है जब हम ये जानना चाहते हैं कि हम किस लेवल पे सेल करें, किस लेवल पे प्रोडक्शन करें। फॉर एग्जांपल हमारी फैक्ट्री में जो फिक्स्ड कॉस्ट है, सपोज करिए वो 50,000 रुपये। इस 50,000 रुपये में फैक्ट्री का किराया या जो बाकी फिक्स्ड कॉस्ट है वो आ जाती है। अब हमने देखा कि जो हम खरीद के लाते हैं सामान उसका खर्चा और जो वेजेज वेजेज यानी कि जो वेरिएबल कॉस्ट है वो एक यूनिट में मान लीजिए हमारी वेरिएबल कॉस्ट हो जाती है खर्च टोटल 15 रुपए। तो 15 रुपए हम खर्च कर देते हैं एक यूनिट के बनाने में, रेडी करने में, जो वेरिएबल कॉस्ट है। तो जितना हम यूनिट बनाएंगे वो उतनी ही पड़ेगी, उसी प्रोपोर्शन में बढ़ती जाएगी। एक यूनिट पे 15 पड़ेगी, 2 पे 30 पड़ेगी, 4 पे 60 पड़ेगी, इसी प्रोपोर्शन में बढ़ती रहेगी। अब हम ये जानना चाहते हैं कि हम किस लेवल पे प्रोडक्शन करें ताकि हमारा ब्रेक इवन पॉइंट अचीव हो जाए, मतलब ना लाभ ना हानि वाले बिंदु पे हम पहुंच जाएं कम से कम। तो हमने देखा कि इसका जो सेल्स प्राइस है वो 25 रुपये 25 में बिकती है एक यूनिट। तो 25 इसका सेल्स प्राइस है और 15 इसका वेरिएबल कॉस्ट है। तो जो रुपया 10 बच जाएगा उसको बोलते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन, सी से दिखाते हैं उसको। तो जो कंट्रीब्यूशन का मतलब हुआ कि जो हम यूनिट बनाएंगे तो एक यूनिट हमारे बिजनेस को 10 रुपए कंट्रीब्यूट करेगी। अब 10 में से ही हमें अपनी फिक्स्ड कॉस्ट बियर करनी है और उसी में से प्रॉफिट बनाना है। तो पहले तो हम ये देखें कि फिक्स्ड कॉस्ट कब बियर होगी, हम कितनी यूनिट बनाएं ताकि फिक्स्ड कॉस्ट बियर हो जाए। तो 10 से अगर हम इसको डिवाइड कर दें फिक्स्ड कॉस्ट को तो ये आ जाएगा 5,000। अगर हम 5,000 यूनिट बनाते हैं तो खर्चा काट करके हर यूनिट पे 10 रुपए मिलेंगे, जिससे 50,000 रुपए हमारे फिक्स्ड कॉस्ट के कवर हो जाएंगे और ना लाभ ना हानि पे हम पहुंच जाएंगे। और इससे आगे जब हम यूनिट बनाएंगे तब हमें प्रॉफिट कमाना शुरू कर पाएंगे। तो ये ब्रेक इवन एनालिसिस है। नेक्स्ट है बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल एक टेक्निक है मैनेजरियल कंट्रोल की, जिसमें जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, एक्टिविटीज होती हैं, उनके बजट बनाए जाते हैं। सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, सारे डिपार्टमेंट्स के अलग अलग बजट बनते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट।
तो जब हम बजट बना लेते हैं तो उसके बाद अब एक्चुअल में जब जो रिजल्ट आते हैं उनसे तुलना करते हैं बजट से, इससे हमें ये पता चलता है कि कितना अंतर आ रहा है। तो इससे हम कंट्रोल, इफेक्टिव कंट्रोल को इंश्योर कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। परफॉर्मेंस बजट एक ऐसा बजट होता है जिसको इनपुट आउटपुट या कॉस्ट रिजल्ट बजट कहा जाता है, क्योंकि इसमें हर एक खर्चे के साथ परफॉर्मेंस जोड़ दी जाती है कि अगर आप इतना कॉस्ट करेंगे तो इसका ये रिजल्ट आना चाहिए। तो हर एक हेड ऑफ जो होता है एक्सपेंसेस का, उससे हमें परफॉर्मेंस का भी पता चलता है। कंसेप्ट ऑफ परफॉर्मेंस बजट का ये ओरिजिनेट हुआ था यूएसए में 1960 के दौरान। इसके बाद जीरो बेस बजटिंग या जेडबीबी। जीरो बेस बजटिंग बजटिंग की एक मॉडर्न टेक्निक है जिसमें जीरो बेस माना जाता है। जीरो बेस का मतलब ये होता है कि हम जो पुराने बजट होते हैं उनको भूल जाते हैं और नए सिरे से जो बजट बनाते हैं उसमें बजट का हर आइटम जो होता है उसका ये नहीं देखा जाता कि पहले कितना इस पे खर्च हो जाता है। ये देखा जाता है कि जो आइटम हम इस बार कोई खर्च के लिए लिख रहे हैं कि इस पे इतना खर्च हो सकता है, तो उसका जस्टिफिकेशन क्या है। हर एक आइटम को, हर एक एक्सपेंस को जस्टिफाइज किया जाता है, जस्टिफाइड किया जाता है। इसको अप्लाई किया गया था फर्स्ट टाइम यूएसए में 1971 में। इंडिया में इसको अप्लाई किया गया बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट्स के द्वारा, कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा और कुछ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के द्वारा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आरओआई। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहते हैं। इसमें यह देखा जाता है कि जो इन्वेस्टमेंट हुआ है संस्था में उसके हिसाब से जो रिटर्न है वो कितना मिल रहा है। रिटर्न में और इन्वेस्टमेंट में रिलेशन देखा जाता है। जो आरओआई है उसको हम इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि रेट ऑफ रिटर्न इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द नेट प्रॉफिट बाय द टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। जो नेट प्रॉफिट है उनका रेशियो टोटल इन्वेस्टमेंट के साथ देखा जाता है। इन्वेस्टमेंट में यहाँ पे फिक्स्ड एसेट और वर्किंग कैपिटल दोनों शामिल रहते हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी हो सकता है और आफ्टर टैक्स भी हो सकता है। वो अलग अलग दोनों तरीके से हम आरओआई चेक कर सकते हैं। रेशियो एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस में बहुत सारे रेशियोज की कंप्यूटेशन की जाती है। रेशियो क्या होते हैं? रेशियो एक ऐसा रिलेशन होता है दो फिगर्स के बीच में जो हमें उनके बारे में स्टडी करने में आसानी होती है, उनके बारे में समझने में आसानी होती है। तो अकाउंटिंग में रेशियो जो यूज किए जाते हैं डिफरेंट टाइप के, उनको हम मोटे तौर पे 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। लिक्विडिटी रेशियो शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी चेक करने के लिए, सोल्वेंसी रेशियो लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी चेक करने के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो प्रॉफिटेबिलिटी देखने के लिए, टर्नओवर रेशियोज संस्था की एफिशिएंसी जानने के लिए। इसके बाद है रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग भी कंट्रोलिंग का एक सिस्टम है। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर तय किए जाते हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर क्या होते हैं? ये कोई भी डिपार्टमेंट हो सकता है और उस डिपार्टमेंट का जो हेड होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठहरा दी जाती है कि आप अपने जो डिपार्टमेंट है वो आपका एक सेंटर है और आप जिम्मेदार होगे उस डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज के लिए, उसकी परफॉर्मेंस के लिए। ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स हैं ये कॉस्ट सेंटर हो सकते हैं, रेवेन्यू सेंटर हो सकते हैं, प्रॉफिट सेंटर हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट सेंटर हो सकते हैं। सेंटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी उस पर्सन को दी जाती है जिस पर्सन का उस सेंटर पे राइट होता है, मतलब उस डिपार्टमेंट पे, उस ग्रुप पे, उस मशीन पे, जिसको जिसमें प्रभावित करने की क्षमता रहती है, जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है, जो कंट्रोलर होता है वहां का, उसी को रेस्पॉन्सिबल पर्सन बनाया जाता है। कॉस्ट सेंटर, जैसे कि मान लो प्रोडक्शन जो इंचार्ज है उसको कह दिया कि प्रोडक्शन पे जो खर्चा होगा उसकी जिम्मेदारी आपकी है, ये देखा जाएगा कि कितना खर्च हो रहा है, तो आपकी जिम्मेदारी कॉस्ट मिनिमाइज करने की है। कॉस्ट सेंटर का ये काम होता है। रेवेन्यू सेंटर जो होते हैं वो रेवेन्यू बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। जैसे जो मार्केटिंग मैनेजर्स होते हैं उनकी जिम्मेदारी दी जाती है कि आप मार्केटिंग करोगे, आप सेल करोगे, आप रेवेन्यू जुटाओगे संस्था के लिए। प्रॉफिट सेंटर ये ऐसे सेंटर होते हैं जो प्रॉफिट के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये तब होता है कि जब कोई वो ऐसी एक्टिविटी या उनका डिपार्टमेंट कोई एक्टिविटी करता है, एक्टिविटी कि वो खर्च भी करता है और अर्निंग भी उसके पास डायरेक्ट आती है। यानी कि ये जो इस डिपार्टमेंट का हेड होता है वो बाय नेचर इस पावर में होता है कि वो खर्चों को भी डिसाइड करता है और इनकम को भी डिसाइड करता है। तो यानी कि वो प्रॉफिट को भी उसके हिसाब से देखा जाएगा कि प्रॉफिट वो कितना अर्न कर रहा है, उसको प्रॉफिट कमाने का जिम्मेदार ठहरा दिया जाएगा। इन्वेस्टमेंट सेंटर वो सेंटर होता है जहां पे ऐसे मैनेजर्स को या ऐसे डिपार्टमेंट को जिम्मेदारी दी जाती है जहां पे हैवी इन्वेस्टमेंट होते हैं कि आपके हम हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इस इन्वेस्टमेंट की जिम्मेदारी आपकी है। इन्वेस्टमेंट को मैनेज करने की भी जिम्मेदारी रहती है और इस इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न यानी कि उस इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट की भी जिम्मेदारी इसी की रहती है। यूज ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, जो अकाउंट रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है इसका यूज किया जाता है कि मैनेजमेंट जो है वो बेटर तरीके से रेस्पॉन्सिबल रहे।
मैनेजमेंट ऑडिट भी कंट्रोलिंग का एक तरीका है। इसमें जो संस्था का मैनेजमेंट होता है उसकी एक्टिविटीज का ऑडिट किया जाता है कि जो मैनेजमेंट है वो प्रॉपर है कि नहीं है, मैनेजमेंट इफेक्टिव तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसमें मैनेजमेंट की पूरी प्रोसेस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इस सब का ऑडिट किया जाता है। इसका पर्पज होता है संस्था में एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को बनाए रखना। नेक्स्ट है नेटवर्क टेक्निक। नेक्स्ट इज नेटवर्क टेक्निक्स। इसमें पार्ट प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक और सीपीएम क्रिटिकल पाथ मेथड, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है, नेटवर्क टेक्निक है कंट्रोलिंग की। सीपीएम या पार्ट दोनों ही यूज की जाती हैं मिनिमाइज करने के लिए टोटल टाइम, यानी कि जो कुल समय लगेगा किसी काम में उसको न्यूनतम करने के लिए और टोटल कॉस्ट को कम करने के लिए। यहाँ पे जितनी भी ऑपरेशंस, यानी कि जब कोई ऐसा काम होता है जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं और उनका एक क्रम बनता है, तो उस क्रम को निर्धारित किया जाता है, एक्टिविटीज में बांट दिया जाता है। पूरा जो मेजर ऑपरेशन होता है, जो मेजर वर्क होता है, उसको छोटे छोटे फंक्शंस में बांट दिया जाता है। उन फंक्शंस के ऑर्डर तय किए जाते हैं, लॉजिकल ऑर्डर तय किए जाते हैं कि पहले कौन सा होगा, बाद में कौन सा होगा, फिर कौन सा होगा। फिर उनके टाइम तय किए जाते हैं कि ये ऑर्डर जो है, ये पर्टिकुलर फंक्शन जो है, उस फंक्शन का ये जो पर्टिकुलर ऑपरेशन जो है, इसमें कितना समय लगेगा, यानी कि समय भी तय कर दिया जाता है। एक तरह से शेड्यूलिंग की जाती है और जब हम एक्टिविटीज की शेड्यूलिंग करते हैं तो एक नेटवर्क बनता है, इसीलिए इनको नेटवर्क टेक्निक भी बोला जाता है। पार्ट और सीपीएम जो है एक्सक्लूसिवली इनको यूज किया जाता है कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए नए प्लांट का, प्लानिंग एंड लॉन्चिंग ऑफ ए न्यू प्रोजेक्ट, शिप बिल्डिंग प्रोजेक्ट, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि जिनमें काफी समय लगता है, जिनकी एक्टिविटी काफी कम्बरसम होती है, काफी टेक्निकल वर्क होता है, वहां पे जो एक्टिविटीज का जाल होता है वो बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड होता है। तो ऐसे केस में जल्दी काम करने के लिए, इफेक्टिव काम करने के लिए इन टेक्निक्स का यूज किया जाता है। इनमें भी जो सीपीएम, सबसे पहले सीपीएम को देखेंगे। सीपीएम को कंसीडर किया जाता है कि इसमें ड्यूरेशन ऑफ ईच एक्टिविटीज कांस्टेंट, इसमें यह माना जाता है कि हर एक एक्टिविटी का जो टाइम होता है वो पहले से तय होता है, कांस्टेंट होता है, स्थिर होता है, एक स्थिर टाइम उसके लिए सेट कर दिया जाता है। सीपीएम में जो मेन फोकस रहता है वो कॉस्ट पे रहता है। एक प्रोजेक्ट या प्रोग्राम, उसको पूरे को ब्रोकन डाउन किया जाता है, यानी कि तोड़ा जाता है स्मॉल एक्टिविटीज में, और उन स्मॉल एक्टिविटीज के टेक्नोलॉजिकल सीक्वेंस अरेंज किया जाता है। ये जो क्रिटिकल एक्टिविटीज होती हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन सी एक्टिविटी ज्यादा महत्वपूर्ण है, मोर इंपोर्टेंस दिया जाता है उन क्रिटिकल एक्टिविटीज को, और इस तरीके से, इस मेथड से कंट्रोलिंग करके, क्रिटिकल एक्टिविटीज को कंट्रोल करके, उन पे फोकस करके टोटल टाइम और कॉस्ट जो होते हैं उसको मिनिमाइज किया जाता है। नेक्स्ट है पार्ट। अब पार्ट भी इसी के जैसी है, ये भी नेटवर्किंग टेक्निक है, इसमें थोड़ा अंतर है वो पता चल जाएगा अभी डिस्कशन से। पार्ट को डेवलप किया गया था बूज एलन और हैमिल्टन द्वारा। उन्होंने इसको यूज किया था इस टेक्निक को पोलारिस सबमरीन प्रोजेक्ट के लिए, जो यूएस नेवी के द्वारा स्पॉन्सर्ड थी। पार्ट में अनसर्टेनिटी इन द ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटीज टेकन इनटू अकाउंट, यानी कि इसमें सीपीएम में क्या था कि यहाँ पे हर एक एक्टिविटी का जो टाइम ड्यूरेशन था वो कांस्टेंट तय था, जबकि पार्ट में क्या है, यहाँ पे अनसर्टेनिटी जो ड्यूरेशन में होती है उसको ध्यान में रखा जाता है और एस्टिमेट उसी के अकॉर्डिंग से लगाए जाते हैं। एस्टिमेट उसके अकॉर्डिंग का मतलब होता है कि इसमें 3 एस्टिमेट होते हैं टाइम के। एक ऑप्टिमिस्टिक टाइम, जहां पे ये सोचा जाता है कि भाई बहुत जल्दी काम कर लेंगे, शॉर्ट टाइम। एक पैसिमिस्टिक टाइम, जहां पे ये देखा जाता है कि ज्यादा समय लग सकता है, लोगा, निराशावादी दृष्टिकोण। एक नॉर्मल टाइम जो लाइकली टाइम होता है, यानी कि इतना लगेगा, लगभग जो इतना लगेगा, ये एक्यूरेट जैसा होता है टाइम। तो इस तरह से यहाँ पे अनसर्टेनिटी रहती है टाइम ड्यूरेशन में, पार्ट में। एस्टिमेट्स आर मेड अकॉर्डिंगली, उसके अकॉर्डिंगली एस्टिमेट बनाए जाते हैं। पार्ट में जो फोकस रहता है वो टाइम पे ज्यादा रहता है। अंडर इट, इसमें जो प्रोजेक्ट है उसको अगेन ब्रोकन डाउन किया जाता है आइडेंटिफाइएबल एक्टिविटीज में। एक नेटवर्क डायग्राम कंस्ट्रक्ट किया जाता है जो पूरा सीक्वेंस दिखाता है स्टार्ट से लेकर के एंड पॉइंट तक का। तो दोनों नेटवर्किंग टेक्निक है, दोनों में शेड्यूलिंग की जाती है। फर्क इतना है कि इसमें टाइम जो होता है रहता है फिक्स रहता है क्रिटिकल में, और पार्ट में जो रहता है टाइम वो अलग अलग रहता है, अनसर्टेनिटी उसमें बनी रहती है, इसलिए 3 तरह के टाइम इसमें तय किए जाते हैं। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, एमआईएस। एमआईएस वास्तव में कोई अलग से टेक्निक नहीं है, बट ये एक सिस्टम है इंफॉर्मेशन को मैनेज करने का। किसी भी संस्था में इंफॉर्मेशन का काफी महत्व होता है। मैनेजमेंट जो भी जो भी डिसीजन लेता है वो इंफॉर्मेशन बेस्ड होती है। अगर वो इंफॉर्मेशन सही होगी
एक्यूरेट होगी, टाइमली होगी, रेलिवेंट होगी, तो डिसीजन अच्छे होंगे। और इस तरह जो MIS है उसमें यही कोशिश की जाती है। ये एक कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है जो इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है ताकि डिसीजन मेकिंग में इफेक्टिव जो सपोर्ट है वो मिल सके। MIS प्रोवाइड करता है रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन मैनेजर्स को सिस्टमेटिक तरीके से। नेक्स्ट है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, MBO। ये जो कॉन्सेप्ट है MBO का, ये दिया था पीटर एफ ड्रकर ने 1954 में। इनकी बुक थी प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, उसमें इन्होंने ये डिस्कस किया। इट इज ए पर्सनल मैनेजमेंट टेक्निक, ये एक पर्सनल मैनेजमेंट टेक्निक है। इसके अंतर्गत ऑब्जेक्टिव्स ज्वाइंटली फिक्स किए जाते हैं सुपीरियर्स के द्वारा और सबऑर्डिनेट्स के द्वारा, यानी कि मिल बैठ करके सुपीरियर और सबऑर्डिनेट आपस में ऑब्जेक्टिव तय करते हैं। पीरियोडिक इवैल्यूएशन किया जाता है, रेगुलर फीडबैक ली जाती है और जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है उसके बारे में जानकारी ली जाती है। जो लोग होते हैं वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो मैनेजमेंट जो होता है वो ऑब्जेक्टिव के माध्यम से होता है कि फर्स्ट डिसाइड ऑब्जेक्टिव देन वर्क ऑन टू अचीव देम। नेक्स्ट सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल का मतलब होता है सेल्फ डायरेक्टेड कंट्रोल। एक व्यक्ति को फ्रीडम दी जाती है कि वो अपने टारगेट सेट करे, अपनी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करे और करेक्टिव एक्शन ले जब उसकी रिक्वायरमेंट हो। सेल्फ कंट्रोल स्पेशली रिक्वायर्ड होता है टॉप लेवल मैनेजर्स के लिए, क्योंकि वो जो एक्सटर्नल कंट्रोल है वो पसंद नहीं करते हैं। नेक्स्ट है इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट एक इफेक्टिव टेक्निक है फाइनेंशियल और मैनेजरियल कंट्रोल की। ये एक इंडिपेंडेंट टास्क होता है एक अलग से, जिसमें वेरीफाई करते हैं और इवैल्यूएट करते हैं अकाउंटिंग, फाइनेंशियल एंड अदर फंक्शंस को, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को। इंटरनल ऑडिट जो होता है वो संस्था के अपने ही एम्प्लॉइज के द्वारा, मैनेजर्स के द्वारा ही किया जाता है और इसके लिए वो ऐसा सिस्टम तय करते हैं कि कोई भी संस्था में अंदर एक्टिविटी होती है तो उसका ऑडिट होगा, उसकी जांच होगी उस स्टाफ के द्वारा जिसको ये काम सौंपा गया है। नेक्स्ट है एक्सटर्नल ऑडिट। एक्सटर्नल ऑडिट जो होता है उसमें बाहरी लोग शामिल होते हैं ऑडिट के में। तो ये एग्जामिनेशन होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का किसी संस्था के प्रोफेशनल ऑडिटर्स के द्वारा, जो बाहर के होते हैं, संस्था के काम का ऑडिट करते हैं बाहर के प्रोफेशनल ऑडिटर। जो संस्था के एम्प्लॉय नहीं होते हैं वो एग्जामिन करते हैं कि जो अकाउंट्स हैं उनको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का पालन हुआ है या नहीं है, उनको बनाने में एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स का पालन हुआ है नहीं हुआ है, एक्ट के जो प्रोविजंस है उनका पालन हुआ है नहीं हुआ है, और अल्टीमेटली जो बैलेंस शीट है या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है वो फेयर और ट्रू पिक्चर संस्था की बताते हैं या नहीं बताते हैं। नेक्स्ट है गेंट माइलस्टोन चार्ट। ये टेक्निक एक ओल्ड पुरानी टेक्निक है और एट प्रेजेंट में, ये मतलब पुरानी टेक्निक्स में से है, ये एट प्रेजेंट में यूज में नहीं है। ये जो टेक्निक है वो एम्फेसाइज करती है मेनली प्रोडक्ट शेड्यूलिंग पे, मतलब इसमें प्रोडक्ट शेड्यूलिंग दी जाती है, प्रोडक्शन की शेड्यूलिंग होती है, किस तरीके से प्रोडक्शन होगा उसका शेड्यूल पूरा इसमें रहता है और ये प्रोडक्ट क्वालिटी पे ज्यादा जोर नहीं देती है। ये हेनरी आई गेंट ने प्रोपाउंड की थी, उन्हीं के नाम पे इसको गेंट माइलस्टोन चार्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो होती है इसमें कॉस्ट के स्टैंडर्ड तय कर लिए जाते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट जो भी होगी उसके स्टैंडर्ड पहले से तय कर दिए जाते हैं। जो कॉस्ट कंट्रोल है उसको कोशिश की जाती है कि जो प्री डिटरमाइंड कॉस्ट है उसको हम अचीव करवाएं एक्चुअल फंक्शन में। स्टैंडर्ड कॉस्ट जो होती है वो मटेरियल के लिए, लेबर के लिए, ओवरहेड के लिए, वो सब के लिए तय की जाती है। फिर एक्चुअल में जब वर्क होता है तो फिर उसमें जो वेरिएशन होता है उनको ढूंढा जाता है। अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट वो इक्वल है तो किसी एक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर उनमें डेविएशन में तो एक प्रोब, मतलब उनमें अंतर है, डेविएशन है, तो एक प्रोब इज रिक्वायर्ड देयर, उसमें जांच की जरूरत होती है, प्रॉपर एक्शन लिया जाता है ताकि जो एक्चुअल हमारी कॉस्ट है वो वैसी ही रहे जैसी स्टैंडर्ड में हमने तय करी थी। नेक्स्ट है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ये इन्वेंट्री कंट्रोल से रिलेटेड कंट्रोलिंग की टेक्निक है जिसमें ये देखा जाता है कि इकोनॉमिक ऑर्डर कैसे हो, यानी कि जब हम ऑर्डर देते हैं तो एक पर्टिकुलर क्वांटिटी का ऑर्डर देते हैं कि इतना सामान मंगाना है। अब वो जो ऑर्डर है वो इकोनॉमिक कैसे होगा, इकोनॉमिक का मतलब होता है कम खर्चीला हो, जिसमें हमें बचत हो, ऐसा होना चाहिए। तो ये कम खर्चीला हो, इसके लिए दो चीजों का ध्यान रखा जाता है, दो तरह की कॉस्ट पे ध्यान दिया जाता है। एक होती है ऑर्डर कॉस्ट, दूसरी होती है कैरिंग कॉस्ट। अल्टीमेटली होता क्या है कि अगर हम कम सामान मंगाएंगे तो ज्यादा ऑर्डर करने पड़ेंगे, हर ऑर्डर की एक कॉस्ट होती है तो ऑर्डर कॉस्ट बढ़ जाएगी। अगर हम ऑर्डर एक ही करेंगे और ज्यादा सामान मंगा लेंगे तो ऑर्डर कॉस्ट तो कम हो जाएगी, एक बार ही खर्च पड़ेगा, लेकिन कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी क्योंकि एक बार ज्यादा सामान मंगा लिया तो वो लंबे समय तक हमें स्टोर में रखना पड़ेगा तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो एक ऐसा बैलेंस तय करना जिसमें ये दोनों ही न्यूनतम हो जाए। नेक्स्ट है जस्ट इन टाइम, JIT। ये एक जापानीज कॉन्सेप्ट है
और ये डेवलप हुआ मिड 1970 में। इस जीआईटी कॉन्सेप्ट के तहत जो इन्वेस्टमेंट होता है एंट्री में, उसको मिनिमम लेवल पे ले आया जाता है। इसके पीछे लॉजिक ये रहता है कि ऑर्गेनाइजेशंस को मैन्युफैक्चर करना चाहिए प्रोडक्ट तब जब कस्टमर उसकी डिमांड करें, क्योंकि जब कस्टमर डिमांड करेंगे उसके बाद हम बनाएंगे सामान, तो हमें अपने यहाँ सामान इकट्ठा करके नहीं रखना पड़ेगा, स्टोर करके नहीं रखना पड़ेगा। ये जो कैरियंग कॉस्ट होती है या कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग होती है, उसको मिनिमाइज कर देता है, न्यूनतम कर देता है। जीआईटी कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होता है मैन्युफैक्चरिंग ऐसे कंसर्न्स में जहां पे स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट बनते हैं और जिनके पास कंसिस्टेंट डिमांड रहती है, लगातार डिमांड रहती है, तो वो उतना ही सामान मंगाते हैं जितना उनका बिक जाता है, तो ज्यादा उनको स्टोर नहीं मेंटेन करना पड़ता है। नेक्स्ट है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, टीक्यूएम। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट ये कॉन्सेप्ट दिया डॉक्टर एडवर्ड डेमिंग ने। ये बेस्ड है टोटल सिस्टम अप्रोच पे। टोटल सिस्टम अप्रोच क्या होती है कि हमारी संस्था अपने आप में एक सिस्टम है और उस संस्था के अंतर्गत बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, यानी कि सब सिस्टम्स होते हैं, उस सिस्टम के तहत काम होता है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का मतलब होता है कि पूरी तरह से क्वालिटी को मैनेज करना हर चीज में, चाहे वो कॉस्ट है, चाहे वो कोई एक्टिविटी है, चाहे परफॉर्मेंस है, चाहे क्वालिटी है, हर जगह क्वालिटी को मेंटेन करना, प्रोडक्ट में भी प्रोसेस में भी। नेक्स्ट है सिक्स सिग्मा। सिक्स सिग्मा टेक्निक जो है ये अपनाई गई थी सबसे पहले मोटरोला और जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा 1980 में। सिक्स सिग्मा में जो यूनिट ऑफ स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट है, यानी कि जो सिग्मा है वो एक स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट का एक यूनिट है और वो प्रेस्क्राइब करता है कि जो गिवन नॉर्म्स ऑफ डिफेक्ट है, यानी कि जो डिफेक्ट जो कमियां हो सकती हैं उनका एक नॉर्म कि इतनी कमी हो सकती है, उनसे स्टैंडर्ड डेविएशन, एक्चुअल जब काम होता है कि वास्तव में कितनी हुई तो उसका एक डेविएशन देखना। हायर द नंबर ऑफ सिग्मा, सिग्मा जितना ज्यादा होगा माना जाता है कि उतने ही डेविएशन कम होंगे। इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो 99.99966% एक्यूरेट हो सकती है या होनी चाहिए, जिसमें पर मिलियन यूनिट्स यानी कि 1 मिलियन यूनिट अगर हम बनाएं तो उसमें जस्ट 3.4 डिफेक्ट ही निकले। हालांकि ये लगभग इम्पॉसिबल होता है, बट फिर भी संस्था इसको अचीव करने की कोशिश करती है, तो इसके तरफ जरूर पहुंचती है, यानी कि उसकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, डिफेक्ट होते हैं, उनकी संख्या कम हो जाती है। नेक्स्ट है क्वालिटी सर्किल, क्यूसी। क्वालिटी सर्किल एक ग्रुप होता है किसी संस्था में जो 6 से लेकर 12 एम्प्लॉय उसमें हो सकते हैं। उनको ऐसा एक माहौल बनाया जाता है कि वो रेगुलरली मीट करते हैं और अपने वर्क की जो प्रॉब्लम्स है उनको डिस्कस करते हैं। जो ग्रुप है वो ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यूअसली काम करता है एक वर्क प्लेस के तौर पे, यानी कि वहां पे काम होता है उस ग्रुप, वो ग्रुप काम करने वाला होता है। ग्रुप डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे आपस में मिलता है और इस तरह से जो मेंबर्स होते हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उनका सॉल्यूशन आपस में ढूंढते हैं। जो सर्कल मेंबर होते हैं वो एम्पावर होते हैं कि वो डाटा कलेक्ट कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम का। क्वालिटी सर्कल जो होते हैं वो जनरली रिकमेंड करते हैं सॉल्यूशन फॉर क्वालिटी इन प्रोडक्टिविटी प्रॉब्लम, यानी कि जब आपस में वो डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम्स को तो फिर वहां पे वो जो सॉल्यूशन है उनको भी देने का काम करते हैं आपस में डिसाइड करके। नेक्स्ट है बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग का कॉन्सेप्ट मिस्टर जेरोक्स के द्वारा 1979 में इंट्रोडक्स किया गया था। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें मेजर किया जाता है प्रोडक्ट को, सर्विस को, प्रैक्टिसेस को अगेंस्ट द टफेस्ट कॉम्पिटिटर्स। जो हमारे मुश्किल कॉम्पिटिटर होते हैं, जो मजबूत प्रतिद्वंदी हमारे होते हैं, उनके अगेंस्ट हम अपने प्रोडक्ट को, सर्विस को, प्रैक्टिसेस को चेक करते हैं, उसकी जांच करते हैं। और जो टफेस्ट कॉम्पिटिटर होते हैं उनका जो सामान होता है या उनकी जो प्रोसेस होती है उनको अपने लिए एक बेंचमार्क के तौर पे मानते हैं, मतलब इंडस्ट्री के बेंचमार्क उनको मानते हैं जो हमारे मजबूत प्रतिद्वंदी होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम काम करते हैं। एज पर दिस कंसेप्ट कंपनी शुड ऑनेस्टली एनालाइज देयर करंट प्रोसीजर। इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक कंपनी को ईमानदारी से अपने करंट प्रोसीजर को एनालाइज करना चाहिए और डिटरमाइन करना चाहिए एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट, क्योंकि जो हमारे टफेस्ट कॉम्पिटिटर होते हैं उनकी क्वालिटी बेस्ट होती है, तो जो उनका प्रोडक्ट का लेवल होता है हम उसको अपना बेंचमार्क मान के अपने सामान को उसके लेवल पे ले जाने की कोशिश करते हैं। इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन, ईवीए। ईवीए जो कॉन्सेप्ट है डेवलप किया था स्टर्न स्टीवार्ट ने 1990 में। ईवीए को डिफाइन किया जा सकता है एक कंपनी का नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड और कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस। मतलब एक संस्था में जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल लगा है, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल लगा है और संस्था को जो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो रहे हैं, अगर प्रॉफिट में से कॉस्ट ऑफ कैपिटल को घटाया जाए तो ये पता चलेगा कि संस्था का जो वैल्यू एडिशन है वो इतना है, इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन। मेजरिंग परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ ईवीए
is to capture all the things a company can do to add value from its activities such as running business efficiently, satisfying customers, rewarding shareholders. इससे हमें ये पता चल सकता है कि कुल मिलाकर के संस्था कितना इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन कर रही है। तो ये कंट्रोलिंग की मेजर टेक्निक्स थी। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।